नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को सौंपे आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वाघशीर। भारत में हुआ है निर्माण, समुद्री सुरक्षा हुई मजबूत। इंडोनेशिया भी बच्चों के लिए सोशल मीडिया करेगा बैन। नए कानून को लेकर आया प्रस्ताव, ऑस्ट्रेलिया ने पारित किया है ऐसा ही कानून। और टिंडर और कैंडी क्रश सागा चुरा रहे हैं डेटा ब्रीच पर रिपोर्ट हुई जारी। लोगों की जासूसी करते हैं कई ऐप्स। आइए शुरू करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में नौसेना के 3 हाईटेक कॉम्बैट प्लेटफॉर्म्स कमीशन किए। आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वाघशीर को राष्ट्र को समर्पित किया। देखिए, 15 जनवरी को सेना दिवस यानी आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है और उस मौके पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर योद्धाओं को नमन किया। इस मौके पर उन्होंने सभी वीर योद्धाओं को बधाई दी। इन तीनों का भारतीय नौसेना में शामिल होना देश की समुद्री विरासत और भारतीय नौसेना के लिए अहम है। इन तीनों का निर्माण मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स द्वारा मुंबई में ही किया गया है। इनमें से आईएनएस सूरत स्वदेशी रूप से निर्मित फ्रंटलाइन युद्धपोत और एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। ये प्रोजेक्ट 15B स्टील्थ डिस्ट्रॉयर क्लास का चौथा और अंतिम शिप है। इस प्रोजेक्ट के बाकी 3 जहाज यानी विशाखापत्तनम, मारमागुआ, इम्फाल को पहले ही कमीशन किया जा चुका है। आईएनएस सूरत 164 मीटर लंबा है। यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, जहाज रोधी मिसाइलों और टॉर्पीडो सहित अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस है। आईएनएस सूरत भारतीय नौसेना का पहला AI सक्षम युद्धपोत भी है। इसमें 75% स्वदेशी मटेरियल का यूज किया गया है। आईएनएस नीलगिरी भी एक स्वदेशी तौर पर निर्मित फ्रंटलाइन युद्धपोत और एक स्टील्थ फ्रिगेट है। आईएनएस नीलगिरी P-17A स्टील्थ फ्रिगेट परियोजना का पहला वेसल है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के मुताबिक आईएनएस नीलगिरी विश्व में इसी श्रेणी के सर्वश्रेष्ठ जहाजों में से एक है। वहीं आईएनएस वाघशीर एक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है। आईएनएस वाघशीर कलवरी क्लास प्रोजेक्ट 75 के तहत कलवरी क्लास में छठी और अंतिम स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी है। इसे दुनिया की सबसे ज्यादा नॉइसलेस डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों में से एक माना जाता है। ये तीनों वेसल्स न केवल भारतीय नेवी की क्षमताओं में वृद्धि करेंगे बल्कि भारत की सामुद्रिक सुरक्षा में भी अहम योगदान देंगे। ऑस्ट्रेलिया के बाद अब इंडोनेशिया भी बच्चों के लिए सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के मकसद से कानून लेकर आने वाला है। हाल ही में इंडोनेशिया के कम्युनिकेशन मिनिस्टर ने बयान दिया है कि इंडोनेशिया सोशल मीडिया के यूजर्स के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित करने के लिए एक रेगुलेशन जारी करने की योजना बना रहा है। हालांकि इंडोनेशिया में सोशल मीडिया यूज के लिए न्यूनतम आयु क्या रखी जाएगी ये साफ नहीं है। कुछ वक्त पहले ऑस्ट्रेलिया ने अपने यहाँ एक कानून बनाया था जिसका मकसद 16 या उससे कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया यूज को प्रतिबंधित करना है। ये कानून 2025 के अंत में लागू हो जाएगा। इसमें सोशल मीडिया कंपनीज जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक या टिकटॉक पर यह जिम्मेदारी डाली गई है। मतलब अगर ये कंपनीज बच्चों को सोशल मीडिया यूज करने से रोकने में विफल रही तो इन कंपनीज पर फाइन लगेगा। इंडोनेशिया 280 मिलियन लोगों की आबादी वाला एक देश है। बीते साल एक सर्वे के मुताबिक इंडोनेशिया की 79.5% आबादी तक इंटरनेट की पहुंच है। इसी सर्वे के मुताबिक 12 साल से कम उम्र के 48% बच्चों के पास इंटरनेट की पहुंच है। वहीं 12 से 27 साल के 87% लोगों के पास इंटरनेट की पहुंच है। देखिए, आज के दौर में सोशल मीडिया के कई लाभ हैं, लेकिन इसके नकारात्मक प्रभाव भी लोगों को कई तरह के नुकसान पहुंचा रहे हैं। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि सोशल मीडिया का ज्यादा उपयोग बच्चों की मानसिक स्थिति पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। इसके अलावा उनके कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक नियंत्रण पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सोशल मीडिया के ज्यादा उपयोग से बच्चों की नींद में भी कमी देखी गई है। दरअसल जो बच्चे देर रात सोशल मीडिया का प्रयोग करते रहते हैं वो और देरी से सोते हैं और फिर सुबह उन्हें स्कूल जाने के लिए जल्दी उठना पड़ता है। इससे उनकी नींद की पूरी साइकिल पूरी नहीं हो पाती। इस बात की पुष्टि एक शोध में भी हुई कि जो बच्चे रात में अधिक समय तक फोन का इस्तेमाल करते हैं उनकी नींद प्रभावित होती है और वो डिप्रेशन या अवसाद का शिकार हो सकते हैं। कुछ शोध बताते हैं कि स्मार्टफोन के अधिक उपयोग से बच्चों की सामाजिक कार्य प्रणाली के साथ साथ स्कूली परफॉर्मेंस भी प्रभावित हो सकती है। सोशल मीडिया के प्रभावों पर हुए अध्ययन के मुताबिक फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लंबे समय तक उपयोग तनाव को बढ़ाने का काम कर सकता है। सोशल मीडिया का अधिक उपयोग बच्चों और माता पिता के बीच में दूरी भी बढ़ा सकता है। इससे घर में माँ पापा के होते हुए भी बच्चे फोन के साथ अपना ज्यादा समय गुजार देंगे।
जिससे पारिवारिक दूरियां बढ़ जाएंगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि सोशल मीडिया का अधिक उपयोग समय की बर्बादी है, खासकर बच्चों के लिए। दरअसल एक बार जब बच्चों को इसकी लत लग जाए, आदत लग जाए, तो अपना सारा दिन वे इसी में गुजारते हैं और समय का सदुपयोग नहीं कर पाते। सोशल मीडिया की आदत बच्चों की एकाग्रता पर भी असर डालती है। उदाहरण के तौर पर अगर बच्चा होमवर्क करने बैठता है और उसके आसपास फोन रखा है तो बार बार वो फोन चलाने के बारे में ही सोचेगा और बच्चे का मन कभी भी पढ़ाई में नहीं लगेगा। ऐसे ही जब हम हर समस्या के लिए बच्चों को फोन इस्तेमाल करने के लिए दे देते हैं तो वे अपने ब्रेन और लॉजिक का इस्तेमाल कम कर देते हैं, जिससे उनका डेवलपमेंट रुक जाता है। अगर आपका सपना है सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में सफलता हासिल करना और आईएएस बनना, तो स्टडी IQ IAS हिंदी टीम आपके लिए लेकर आई है एक अनूठा अवसर, P2I बैच। ये बैच एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है जो आपकी यूपीएससी की पूरी तैयारी को सिस्टमैटिक और रिजल्ट ओरिएंटेड बनाता है। इसमें शामिल हैं 1000+ घंटे की लाइव क्लासेस जो आपको हर विषय की गहराई तक ले जाएंगी। 1-to-1 मेंटोरशिप जिससे किया जा सकेगा आपकी कमजोरियों और डाउट्स का समाधान। SIP क्रैश कोर्स जो प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक की तैयारी के दौरान एक मील का पत्थर साबित होगा। डेली करंट अफेयर्स ताकि आप अपडेटेड रहें देश दुनिया से। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जो आपको न केवल आत्मविश्वास से भरपूर करेगा बल्कि साक्षात्कार के हर पहलू के लिए पूरी तरह से तैयार भी करेगा। इसके अलावा इस बैच की खासियत है इसकी फ्री रेसिडेंशियल सुविधा जो प्रीलिम्स पास करने के बाद दिल्ली में मेंस की तैयारी के लिए दी जाती है। तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे साथ और करिए अपने सपने को साकार। ज्यादा जानकारी के लिए आप amrit@studyiq.com पर संपर्क कर सकते हैं या फिर SIQH कोड लगाकर एडमिशन ले सकते हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में प्राइवेसी या निजता को बचाए रख पाना मुश्किल काम है, लेकिन आपकी निजता को खतरा केवल हैकर्स या सोशल मीडिया पर आपके द्वारा दी गई जानकारी से ही नहीं है। आपकी निजता में कुछ ऐसे ऐप्स भी सेंध लगा रहे हैं जिन्हें आपने अपने फोन में न केवल जगह दी गई है बल्कि आपको मालूम भी नहीं है कि ये ऐप इस तरह की डेटा ब्रीचिंग कर सकते हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, नाम है 404 मीडिया रिपोर्ट। इसके मुताबिक ग्रेवी एनालिटिक्स नाम की एक वेबसाइट है जो कि डेटा ब्रोकर है। वहां पर हुई डेटा ब्रीचिंग से पता चला है कि कुछ ऐप्स अपने यूजर्स की लाइव लोकेशन पर जाकर भी उनकी जासूसी करते हैं। इस डेटा ब्रीच की एग्जैक्ट डिटेल्स बाहर नहीं आई हैं, लेकिन ऐसे ऐप्स की लिस्ट में कैंडी क्रश, सागा और टिंडर जैसे ऐप्स का भी नाम है। कैंडी क्रश सागा एक ऑनलाइन वीडियो गेम है, वहीं टिंडर एक ऑनलाइन डेटिंग ऐप है। ये रिपोर्ट ऐसे वक्त में आई है जब ग्रेवी एनालिटिक्स पर यूजर्स का डेटा बिना उनकी सहमति से बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया है। डेटा ब्रीच या डेटा उल्लंघन एक ऐसा इंसिडेंट है जिसमें अनऑथराइज्ड पार्टीज संवेदनशील या गोपनीय जानकारी तक पहुंच हासिल करते हैं। इसमें व्यक्तिगत डेटा और कॉर्पोरेट डेटा जैसे कि ग्राहक रिकॉर्ड, बौद्धिक संपदा से रिलेटेड रिकॉर्ड, वित्तीय जानकारी इत्यादि शामिल होते हैं। हैकर्स इलीगल एक्टिविटीज के लिए हैक किए गए डेटा का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें आइडेंटिटी थेफ्ट, वित्तीय धोखाधड़ी, स्पैमिंग या यहां तक कि जबरन वसूली भी शामिल है। इन दिनों डिजिटल अरेस्ट भी खूब हो रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट में भी जिन लोगों को टारगेट किया जाता है उनके सोशल मीडिया या अन्य ऐप्स को लंबे वक्त तक ट्रैक किया जाता है। डिजिटल अरेस्ट में लोगों से इस तरह से बात की जाती है कि उन्हें पूरा भरोसा हो जाता है कि सामने वाला सच ही बोल रहा है। डेटा ब्रीच से बचने के लिए आप इंस्टॉलेशन के दौरान किसी ऐप या गेम द्वारा मांगी गई सभी गैर जरूरी अनुमतियों को डिसेबल कर सकते हैं। अगर आप आईफोन यूजर हैं तो हमेशा आस्क एप्स नॉट टू ट्रैक फीचर का उपयोग करें। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की है कि काशी तमिल संगमम का आयोजन 15 फरवरी को वाराणसी के नमो घाट, अयोध्या और प्रयागराज में शुरू होगा। ये इस इवेंट का तीसरा एडिशन है जिसमें तमिल संस्कृति, सिद्ध चिकित्सा पद्धति यानी कि भारतीय चिकित्सा, शास्त्रीय तमिल साहित्य जैसे कई पहलुओं को सेलिब्रेट किया जाएगा। 10 दिन तक चलने वाले इस इवेंट के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल kashitamil.iitm.ac.in भी लॉन्च किया गया। इसका मकसद तमिलनाडु और वाराणसी यानी कि काशी के बीच संबंधों को मजबूत करना और युवाओं को उनके सांस्कृतिक महत्व से अवगत कराना है, जिससे एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार को बढ़ावा मिले। इसका मकसद तमिलनाडु और काशी के बीच सदियों पुराने लिंक को रिवाइव करना है। ये दोनों शहर देश के प्राचीन और महत्वपूर्ण शिक्षा के केंद्र रहे हैं। इसका मकसद दोनों क्षेत्रों की संस्कृति, ज्ञान और बेहतर परंपराओं को साझा करना है। इसके जरिए विद्यार्थी, विद्वान, व्यापारी, कलाकारों को लाभ हासिल होगा। दोनों क्षेत्रों के लोगों के संबंधों में मजबूती आएगी। काशी तमिल संगमम के तीसरे एडिशन में ऋषि अगस्त्य के व्यक्तित्व और दर्शन, विज्ञान, भाषा विज्ञान, साहित्य, राजनीति, संस्कृति, कला और तमिल विरासत में उनके योगदान पर एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। ऋषि अगस्त्य की विरासत पर केंद्रित विभिन्न विषयों पर सेमिनार
और कार्यशालाएं भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगी। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट एक अलग तरह की ऑनलाइन ठगी है जिसमें स्कैमर्स खुद को सरकारी ऑफिसर दिखाकर लोगों से कांटेक्ट, खासतौर पर वीडियो कॉल के जरिए कांटेक्ट करते हैं और उनके किसी नकली क्राइम में शामिल होने का दावा करते हैं। वे पीड़ितों को धमकाते हैं कि यदि उन्होंने उनका यानी कि नकली सरकारी अधिकारी का साथ नहीं दिया तो उन्हें भारी जुर्माना और लंबी कैद हो जाएगी। इसके बाद वे लोगों से पैसों की डिमांड पूरी करने के लिए कहते हैं। पीड़ित को इस तरह से जाल में फंसाया जाता है कि वो मजबूरन पैसे देने को राजी हो जाए। फ्रॉड करने वाले पुलिस, सीबीआई, नारकोटिक्स या आरबीआई के अधिकारी बनकर लोगों को डराते धमकाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी मन की बात प्रोग्राम में डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड से बचने के लिए 3 स्टेप्स शेयर किए हैं जो कि सबके लिए जानना बेहद जरूरी है। इसमें उन्होंने रुको, सोचो, एक्शन लो का मंत्र दिया। पहला स्टेप है रुको, जिसमें उन्होंने कहा कि लोगों को सबसे पहले रुकना चाहिए और व्यक्तिगत जानकारी किसी से भी शेयर नहीं करनी चाहिए। दूसरा स्टेप है सोचो, जहां लोगों को सोचना और समझना है कि कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर ऐसे धमकी कभी भी नहीं देती और वीडियो कॉल के जरिए पूछताछ करके पैसों की मांग नहीं करती। और तीसरा स्टेप है एक्शन लो। लोगों को ऐसे फ्रॉड करने वालों के खिलाफ तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ऐसा करने के लिए साइबर हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। भारत की स्पेस टेक स्टार्टअप पिक्सल कंपनी ने एक बड़ी सफलता हासिल की। इस कंपनी ने कैलिफोर्निया से स्पेसएक्स रॉकेट के जरिए 3 सैटेलाइट लॉन्च किए। ये सैटेलाइट हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग तकनीक का यूज करते हैं जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से जानकारी इकट्ठा की जाती है। इस तकनीक में सैकड़ों लाइट बैंड्स की मदद से डेटा कैप्चर किया जाता है ताकि कृषि, खनन, पर्यावरण और रक्षा के क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही ये तकनीक फसलों की पैदावार बढ़ाने और तेल रिसाव की निगरानी में काम आएगी। इससे आसपास के देशों से लगी भौगोलिक सीमाओं को भी बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिलेगी। आपको बता दें कि पिक्सल कंपनी ने 2029 तक 24 सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना बनाई है। गृह मंत्री अमित शाह 16 जनवरी 2025 को अहमदाबाद से फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम FTI-TTP का उद्घाटन करेंगे। यह विकसित भारत 2047 विजन के तहत एक नई पहल है। ये सुविधा मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोचीन और अहमदाबाद के एयरपोर्ट्स पर शुरू होगी। इस योजना का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं को सरल और सुरक्षित बनाना है। यह सुविधा भारतीय नागरिकों और OCI कार्ड धारकों के लिए मुफ्त है, जिसमें पंजीकरण करने के लिए पोर्टल पर अपनी जानकारी और दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इसके बाद पंजीकृत यात्री एयरपोर्ट के ई-गेट पर अपना बोर्डिंग पास और पासपोर्ट स्कैन कर सकेंगे। अगर बायोमेट्रिक्स डेटा वेरीफाई हो जाता है तो एयरपोर्ट पर ई-गेट के थ्रू ही इमिग्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। शुरुआत में यह सुविधा 21 बड़े एयरपोर्ट्स पर लागू होगी। पहले चरण में से दिल्ली समेत 7 बड़े हवाई अड्डों पर शुरू किया गया है। आज महान तमिल दार्शनिक थिरुवल्लुवर की याद में थिरुवल्लुवर दिवस मनाया जाता है। थिरुवल्लुवर ने तिरुक्कुरल ग्रंथ की रचना की थी जो तमिल संस्कृति और दर्शन की झलक देता है। तिरुक्कुरल नैतिक शिक्षाओं पर आधारित ग्रंथ है जिसमें लगभग 1330 दोहे हैं। ये 3 भागों में बटा है। पहला भाग है अरम यानी सद्गुण, दूसरा है पुरुल यानी शासन और तीसरा है कामम यानी प्रेम। इसमें सत्य बोलने, हिंसा से बचने और सभी के प्रति दया भाव रखने की शिक्षा दी गई है। यह परिवार, समाज और शासन के लिए नैतिकता और सदाचार के बारे में बात करता है। इसकी शुरुआत भगवान, प्रकृति और सद्गुण की प्रशंसा से होती है। यह परिवार, गांव और देश के प्रति मानवीय सहानुभूति की बात करता है। तिरुक्कुरल में प्रेम और विवाह जैसे विषयों पर भी सुंदर ढंग से चर्चा की गई है। साथ ही इसे कई भाषाओं में अनुवाद भी इसका किया गया है। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा बनाया गया दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन गुजरात के पोरबंदर तट पर परीक्षण के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसे भारतीय नौसेना के लिए तैयार किया जा रहा था। इसका विकास अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने इजरायली रक्षा कंपनी एल्बिट सिस्टम्स की सहायता से किया है। यह ड्रोन एल्बिट सिस्टम्स के हर्मीस 900 स्टार लाइनर ड्रोन का एक नया वर्जन है। सभी मौसमों में काम करने वाला दृष्टि 10 स्टार लाइनर 70% स्वदेशी है। इसकी क्षमता 36 घंटे उड़ान भरने की है और ये 450 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता है। यह ड्रोन निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बाइडेन प्रशासन ने चीन की 37 कंपनियों को अमेरिकी बाजार में निर्यात करने से प्रतिबंधित कर दिया है। ये कंपनियां चीन के खनन, सौर ऊर्जा और कपड़ा उद्योग के क्षेत्रों से हैं। इन कंपनियों पर शिनजियांग क्षेत्र में जबरन श्रम कराने के कई आरोप हैं। इनमें प्रमुख कंपनियां जैसे जिजिन माइनिंग ग्रुप, जे सोलर टेक्नोलॉजी की सहायक कंपनियां और हुआफू फैशन के नाम शामिल हैं। इन कंपनियों पर आरोप है कि वे उइगर समुदाय के लोगों का शोषण कर रही हैं। उइगर तुर्क भाषी लोग हैं जो मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी चीन के शिनजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र में रहते हैं।
कहते हैं। हालांकि चीन ने अमेरिकी आरोपों को मानने से मना कर दिया है। इसके साथ ही अमेरिका के निर्यात प्रतिबंध सूची में शामिल कंपनियों की संख्या 144 हो गई है। इस प्रतिबंध से चीन के सौर उद्योग को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, खासकर अमेरिकी बाजार में। आइए देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्न। पहला सवाल, तिरुक्कुरल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तिरुक्कुरल के पुरुल खंड में शासन के बारे में चर्चा की गई है। तिरुक्कुरल तमिल दार्शनिक थिरुवल्लुवर की रचना है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों को चुनना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक नहीं दो। अगला प्रश्न, काशी तमिल संगमम 2025 का आयोजन निम्नलिखित में से किन शहरों में किया जा रहा है? अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज या फिर उपर्युक्त सभी? आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने कौन से सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न था, नेशनल टर्मरिक बोर्ड यानी हल्दी बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में किया गया था। इसका मुख्यालय तेलंगाना में है। सही कथनों का चुनाव करना था, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक नहीं दो। सही जवाब है विकल्प बी यानी केवल दो कथन यानी दूसरा कथन सही है। मिशन मौसम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका उद्देश्य वायुमंडलीय विज्ञान, मौसम निगरानी, मॉडलिंग, पूर्वानुमान और प्रबंधन में अनुसंधान तथा विकास और क्षमता को मजबूत करना है। भारतीय मौसम विज्ञान संगठन इस मिशन को लागू करने के लिए नोडल निकाय है। मिशन मौसम का एक प्रमुख तत्व ग्रामीण क्षेत्रों में नए मौसम विज्ञान स्टेशनों की स्थापना करना है। सही कथनों को चुनना था, केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन या फिर एक, दो और तीन। सही जवाब है विकल्प ए यानी केवल एक और दो सही है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे मुलाकात होगी आपसे इसी बुलेटिन में। लेकिन आज पूछे गए सवालों का जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जहां रोजाना इसकी PDF उपलब्ध होती है। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।